हेलो। देखिए आईपीसी आपका भाई फिर एक बार सूचना आपको दे दी जाए कि 2-3 दिन थोड़ा डिस्टरबेंस इधर रहेगा आपका कुछ व्यक्तिगत कारणों से। तो 2-3 दिन आपका क्लास अभी कम ही चलेगी और 2-3 दिन के बाद जब खाली हो जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट और चलेगा, संविधान। यानी कि 3 सब्जेक्ट सुबह लगाया गया है। और यूपी एपीओ स्पेशल बैच आपका शाम को चल ही रहा है। और जो लोग ना आ पाए भाई, लाइव भी चलता है, आप लाइव भी देख सकते हैं। यानी कि लाइव से भी जुड़ सकते हैं, शाम को भी लाइव चलता है और ये भी क्लास लाइव चल रहा है। तो देखिए आईपीसी में अब आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि फिर एक बार आपको मैंने एक दो सूचना दे दिया जाए। तब पहले आपका यूपी में यूपी एपीओ आने वाली है और 15 दिसंबर से पहले फार्म आ जाएगा। तो आपका जब फार्म आ जाए तब सुबह आपका और सब्जेक्ट लगाया जाए। अभी हम भी खाली हो जाएंगे और ये हो सकता है जनवरी उनवरी तक आए। और आपका एमपीएडीपीओ का फार्म भरने की डेट बढ़ी है, तो जो लोग चाहते हैं फार्म भरना, 3 तारीख से ओपन होगा, 3 दिसंबर से, तो वो भी आपका फार्म भर सकते हैं। तो देखिए आईपीसी में आपका लास्ट में क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। यानी कि जब एग्जाम एक माह पहले रहेगा तो अलग से स्पेशल बैच चलते हैं भाई, साल भर स्पेशल बैच चलाना संभव नहीं है। और वो भी चलेगा तो रेगुलर बैच को डिस्टर्ब किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। वो भले 11 बजे से 12:30 बजे तक चले, लेकिन लास्ट में ही चलाया जाएगा। और प्रयास इस समय ये करिए कि जो भी आईपीसी या जो भी सब्जेक्ट रेगुलर बैच में चल रहे हैं, रेगुलर बैच में एक एक छोटी छोटी बातें भी बताई जाती है जो क्रैश कोर्स में बताना संभव नहीं रहता। तो जो लोग रेगुलर बैच में एक बार अच्छे से तैयार रखेंगे, उन्हीं के लिए स्पेशल बैच में समझ में भी आता है। नहीं तो हवा आपका कई नए लोग आए शाम को और ऊपर से निकल जा रहा था, तो हुआ कि भाई आप मैंने 24 तारीख से आइए, जब रेगुलर बैच शुरू होगा, रोक दिया गया था। तो आप लोग प्रयास करिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट चल रहा है इधर, एक एक टेक्निकल और छोटी छोटी बातें अब तैयार करिए। क्योंकि जब तक कि आप देखें हैं मैंने उत्तराखंड में भी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बना है इस बार। और कंसेप्ट पहले क्लियर एकदम करिए तब पढ़िए कोई धारा। अब ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बेयर एक्ट उठा रहे हैं, बेयर एक्ट तैयार कर ले रहे हैं और उस बेयर एक्ट का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर बेयर एक्ट की बातें आनी चाहिए। और उस अगर सेक्शन या अनुच्छेद पर कोई केस है लीडिंग, तो वह केस भी याद करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ से कोरिलेशन उसका है वो भी देखना पड़ेगा। तो देखिए कल हम जो शुरू किए थे उसी को थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं तब आगे बढ़ा जाए। अभी कुछ बातें आपका कह सकते हैं कि उसमें बची थी। देखिए हम आईपीसी का चैप्टर 4 शुरू किए थे, अध्याय 4। और जो सामान्य बातें बताई जा रही हैं, कम से कम जाकर आप साल पेपर में अध्याय 4 को देखकर आइएगा। सामान्य बातों में कितने क्वेश्चन आपका मिल रहे हैं ये बताइएगा 1-2 दिन बाद। मैंने जो सामान्य बातें चलती हैं, ये प्रयास किया जाता है कि 70 से 80 जो क्वेश्चन है उसी में आ जाए। देखिए अध्याय 4 शुरू किया गया था, जनरल एक्सेप्शन या आपका साधारण या सामान्य अपवाद। मैं बताया था पहला कि सामान्य अपवाद किस अध्याय में है। पहला क्वेश्चन तो भाई स्पेशल एपीओ में बना है, तो आईपीसी के किस अध्याय में, 4 में। तो 2-3 क्वेश्चन आजकल चैप्टर वाइज भी बन रहा है और हर एक राज्य में बन रहा है। आपका चाहे उत्तराखंड हो चाहे बिहार हो, बिहार में आपका आईपीसी में बना अध्याय 6 बन गया था, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में लोग इत्यादि। यानी कि चैप्टर भी याद रखना है। फिर आपका उस चैप्टर में है क्या,
तो अध्याय 4 में जनरल एक्सेप्शन है, तो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो सेक्शन भी एक दो बार पूछा गया है। तो 76 से लेकर 106 तक, यानी कि 76 से लेकर 106 तक है। सामान्य ते क्या हैं, इस बात की परिभाषा आईपीसी में नहीं दी गई है। तो कल मैं परिभाषा बताया था कि सामान्य अपवाद वे बचाव हैं जहां की व्यक्ति कोई अपराध तो करता है लेकिन उस अपराध को करने के लिए उसे दंडित नहीं किया जाता, यानी कि ऑफेंस तो किया लेकिन कानूनन उसे ऑफेंस माना ही नहीं जाता। यानी कि हर एक बेयर एक्ट में जब भी आप पढ़ेंगे तो पहला शब्द यही रहेगा कि कोई बात अपराध नहीं है। इसका मतलब ही यही हुआ कि वह अपराध है लेकिन कानून उसे अपराध नहीं मानता। तो अगला क्वेश्चन जो यूपीएपीओ में आया है कि अध्याय 4 अपराध की परिभाषा देता है कि दंड को बताता है कि इसमें बचाव है या डिफेंस है, तो क्या मार कर आएंगे, डिफेंस। इसके बाद आपको पढ़ना है जो आया है कि अध्याय 4 के तहत कितना दंड दिया जा सकता है। तो ये दंड वाली या पनिशमेंट वाले सेक्शन नहीं है, फिर याद रखिए ये किसके लिए सेक्शन बना है, तो डिफेंस के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि इन धाराओं इस अध्याय को दो पार्ट में बांटा गया है और दो पार्ट में एक हम बताए थे, ये बता चुके हैं, दोहरा रहे हैं भाई, 76 से लेकर 95 और दूसरा 96 से लेकर 106। इसका आपका इसमें बचाव का आधार अलग हमने बताया और इसमें अलग। 76 से लेकर 95 तक क्षम्य प्रतिरक्षाएं हैं, एक्सक्यूज वाली प्रतिरक्षाएं हैं। इसमें बचाव का आधार अलग से पूछा गया है। तो अभियुक्त को क्यों बचाव दिया जाए, क्योंकि आपका अभी झारखंड में भी कल बताया गया था परसों कि आपका एक्टस रिया और मेंस रिया ये अपराध के दो तत्व हैं, और एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य और मेंस रिया यानी कि दुराशय। जब दोनों रहेंगे तभी आपका किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और इन धाराओं में फिर याद रखें एक्टस रिया होती है, यानी कि व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है लेकिन क्या नहीं होता, मेंस रिया। तो इसमें बचाव का आधार, ये सामान्य बचाव है, इसमें बचाव का आधार क्या है, तो मेंस रिया का न होना। जबकि 96 से लेकर 106 तक ये प्राइवेट डिफेंस है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपराध तो करता है लेकिन ये बताता है कि हजूर जो मैंने कार्य किया मेरा कार्य जस्टिफाई था, न्यायानुमोद्य था, उचित था, सही था। अगर कोई भी मेरी कंडीशन में रहता तो वही करता जो मैंने किया। अतः मैंने अपना कार्य तो गलत किया लेकिन मेरा अनुचित न होकर क्या है, उचित है। यानी कि इसमें बचाव का आधार क्या है, कार्य का जस्टिफाई होना, और इसलिए अभियुक्त को अपराध करने के बावजूद भी सजा न देकर उसे बचाव दिया जाता है। तो 76 से लेकर ये बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में 106 तक आपका कह सकते हैं कि सामान्य अपवाद हैं। इसके बाद हम बताए थे विशिष्ट अपवाद, और बिहार में अभी क्वेश्चन बना ही था एपीओ में, और उदाहरण हमने दिया था डिफमेशन यानी कि मानहानि का। यानी कि आईपीसी की धारा 499 में कुल कितने अपवाद हैं, अब रटिए नए लोग, 10 अपवाद हैं। तो ये विशिष्ट बचाव है कि सामान्य विशिष्ट, क्योंकि ये बचाव केवल किस में लिए जा सकते हैं, मानहानि के अपराध में। तो फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि डिफमेशन के अपराध में कौन बचाव लिए जा सकते हैं,
सामान्य विशिष्ट दोनों दोनों, क्योंकि सामान्य तो सामान्य है ही, ये डिफेंस तो किस में लिए जा सकते हैं, सभी अपराधों में। अब आइए, अब जो 76 से लेकर और 106 तक हैं, इसको अलग से अब तोड़ा जाए थोड़ा, और आपका सेक्शन भी पूछ लिया जाता है। हो सकता है पूछ ले कि सामान्य बचाव कहाँ से कहाँ तक, तो इसको सेक्शन याद करना पड़ेगा, यानी कि कितने सेक्शन हैं जो सामान्य बचाव से रिलेटेड हैं, यानी कि क्षम्य प्रतिरक्षाएं हैं। तो आप 76 से अगर 95 देखें तो हमें लगता है 20 सेक्शन, और 96 से लेकर 106 देखें तो कितने सेक्शन, 11। तो हो सकता है कि नया ये अभी बना नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि नए नए क्वेश्चन कुछ निकालिए, क्योंकि भाई जो आयोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वह नए क्वेश्चन बनाएगा ही, और आपका कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है कि अब नए नए क्वेश्चनों को इजाद किया जाए, पुराने को क्या किया जाए, थोड़ा कम। तो अब पूछ ले कि सामान्य बचाव में कितनी धाराएं हैं, तो 20, और प्राइवेट डिफेंस में कितने सेक्शन हैं, 11, और टोटल कितने सेक्शन है 76 से 106 तक, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 31। अब इसके बाद आपका एविडेंस पहले निपटा दिया जाए, तब फिर बैक होया जाए आईपीसी। अभी 4-5 धाराएं बची हैं, तब आगे बढ़ा जाएगा। एविडेंस की धारा पढ़ी जाती है 105। ये क्वेश्चन इसी बार बिहार जे में आया था, यानी कि कॉमन क्वेश्चन किस राज्य में आया था, ये भी लगातार आपको बताया जा रहा है, किस मॉडल से आया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिहार जे में आया था। 105 क्या कहती हैं, ये पहले समझिए। अगर कोई अभियुक्त अपना मामला चाहता है कि वह 76 से लेकर 106 में सेट कर दे, तो जो बातें 76 से लेकर 106 तक में सेट करने की हैं, न्यायालय में इन बातों को प्रूफ करना या साबित करना या सिद्ध करना या प्रमाणित करने का जो दायित्व होगा, यानी कि एक लाइन में लीगल भाषा में सबूत का जो भार होगा, वह किस पर होगा कि हमारा मामला 76 से लेकर 106 तक आता है, अभियोजन पर होगा कि अभियुक्त पर होगा। तो जवाब रहेगा अभियोजन पर न होकर क्या हो रहेगा, किस पर, अभियुक्त पर। और न्यायालय ये मान कर चलेगा, प्रिजम्पशन करके चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, यानी कि मामला 76 से लेकर 106 तक में नहीं आता। अगर अभियुक्त चाहता है कि हम इस बात को साबित करें, प्रूफ करें कि हमारा मामला कहाँ आ रहा है, 76 से लेकर 106 तक, तो ये बात साबित करने का दायित्व किस पर होगा, एक्यूज्ड पर ही होगा, यानी कि अभियुक्त पर ही होगा। और ये हम नहीं बता रहे हैं, स्पष्ट कौन सी धारा बता रही है, एविडेंस की धारा 105। अब आपका जो देखना है अगला नियम, आईपीसी में अभी 4-5 धाराएं कोरिलेट करनी है। देखिए, एक 6 देखिएगा, एक आपका 40, फिर 41 और 42, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 76 से लेकर 106 को पढ़िए, तो कम से कम आपका आईपीसी की 4 धाराएं और दिमाग में रखिएगा। अब एचजेएस में भी क्वेश्चन इससे बना था आपका, और कई जगह देखिए मॉडल आपका इंटरव्यू में भी बना था। सबसे पहले हम उठाते हैं आपका सेक्शन 6 आईपीसी। सेक्शन 6 ये बताता है कि जो ये जनरल एक्सेप्शन है, यानी कि जो ये बातें 76 से लेकर 106 तक में दी गई हैं, ये जो बातें हैं, ये प्रत्येक अपराध की परिभाषा में भी शामिल मानी जाएगी, प्रत्येक अपराध के परंतुक में
अपवाद में, दंड में, दृष्टांत में, यानी कि सब में समाहित मानी जाएंगी। प्रत्येक अपराध में समाहित मानी जाएंगी, भले ही अपराध की परिभाषा देते समय उन्हें दोहराया न गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 6 है ये स्पष्ट बता रहा है कि जो 76 से लेकर 106 तक बचाव दिए गए हैं ये हर एक अपराध में शामिल माने जाएंगे, अर्थात प्रत्येक अपराध में इसका बचाव अभियुक्त ले सकता है। जैसे उदाहरण भी दो दिए गए हैं और एक ही उदाहरण हम सेक्शन 6 का बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए चोरी का अपराध है, 378 में थेफ्ट या चोरी परिभाषित है। 5 आवश्यक तत्व दिए गए हैं, लेकिन कहीं भी नहीं कहा गया है कि अगर 7 वर्ष से कम का बालक जो डोली इनकैपेक्स, फिर आपका एपीओ का क्वेश्चन इस बार यूपी एपीओ में आया था कि डोली इनकैपेक्स अक्षम गुड़िया का सिद्धांत किस धारा में, 82। तो कहीं भी आपका 378 में नहीं लिखा गया है कि यदि 7 वर्ष से कम का बालक अपराध कर चोरी करता है तो वह दंडित नहीं होगा। तो सेक्शन 6 यही अप्लाई करना है। सेक्शन 6 बताता है कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रत्येक अपराध की परिभाषा, दंड, दृष्टांत, अपवाद, परंतुक में ये माना जाएगा कि 76 से लेकर 106 उसके नीचे क्या किया गया है, लिखा गया है, शामिल है, भले वहां अलग से लिखा न गया। क्योंकि अब ये है कि एक ही बात लिखी जाती, बार बार दोहराया जाता, तो सेक्शन 6 अब अगला क्वेश्चन बनता है कि आखिर सेक्शन 6 किस अध्याय की है, यानी कि कुंजी है। तो जो धारा 6 है ये अध्याय 4 की कुंजी मानी जाती है। क्यों कुंजी है? क्योंकि धारा 6 स्पष्ट बता देती है कि अध्याय 4 की बातें प्रत्येक अपराध में शामिल मानी जाएंगी, यानी कि ये बातें नया बन सकता है कुंजी से, क्योंकि बिहार ने शुरू कर दिया है, वैसे पहले ही बन रहा था, लेकिन बिहार ने ये बता दिया कि अब कुंजी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो जिन जिन कानूनों में जिन जिन सेक्शनों को की या कुंजी कहा जाता है उन सेक्शनों को जरूर याद रखिएगा। जैसे कि आपका बिहार एपीओ में संविधान में पूछ दिया जाकर कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देश्य का। तो फिर पूछ सकता है, नया क्वेश्चन एकदम है, यह अभी बना नहीं है, कि आईपीसी के अध्याय 4 की कुंजी कौन सी धारा है। तो भाई रट कर जाइए, नए नए क्वेश्चन, कौन सी धारा, 6। अब ये याद रखिए। इसके बाद सेक्शन 6 को आगे बढ़ाया जाए। सेक्शन 6 ये कहता है कि 76 से 106 का बचाव प्रत्येक अपराध में लिया जा सकता है, प्रत्येक ऑफेंस में। तो समस्या ये आई कि ऑफेंस या अपराध का मतलब क्या हुआ। तो तुरंत आपका दिमाग किस सेक्शन पर क्लिक करना चाहिए, 40 पर। अपराध को आईपीसी की धारा 40 में 40 में स्पष्ट किया गया है, क्लियर किया गया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि अपराध का मतलब जो आईपीसी के तहत अपराध हो वह भी अपराध माना जाएगा, जो स्पेशल लॉ यानी कि विशेष विधि के तहत अपराध हो, और जो लोकल लॉ या स्थानीय। तो तुरंत जोड़ लेना है, विशेष विधि की परिभाषा 41 में और स्थानीय विधि की 42। तो भाई 40 से अब तो धारा याद रखिए। अपराध की परिभाषा आईपीसी में कहाँ है, 40, विशेष विधि की 41, स्थानीय विधि की। अब आइए
सेक्शन 6 पर फिर आइए, जेस में कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, इस पर वही कंसेप्ट बताया जा रहा है। सेक्शन 6 कहता है कि ये जो 76 से लेकर 106 तक की बातें हैं, इनका बचाव किस में लिया जा सकता है? प्रत्येक अपराध में। तो अपराध का मतलब क्या हुआ, ये हम कहाँ से निकालेंगे? सेक्शन 40 से। और अपराध का मतलब यहाँ हुआ जो आईपीसी के तहत अपराध घोषित किए गए हों, जो स्पेशल लॉ के तहत, जो लोकल लॉ के तहत। तो आप देखिए, दो मॉडल यहाँ बना है। पहला मॉडल ये बना है कि से आपका आईपीसी में कि सेक्शन 40 में अपराध का मतलब क्या हुआ। तो जो झारखंड ने बनाया वह बनाया जो आईपीसी के तहत दंडनीय हो। सेकंड बनाया जो विशेष विधि के तहत। थर्ड बनाया जो लोकल लॉ के तहत। और फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो अब तो गलत नहीं होगा, क्या मार्क कराएंगे? अगर पूछ ले कि अपराध का मतलब क्या, तो हम क्या लिखें? एक की तीनों? तीनों। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। अब जो दूसरा मॉडल आपका यूपी एचजेएस में बना है वो देखिए कि सामान्य अपवाद का बचाव लिया जा सकता है। अब पहला दिया केवल आईपीसी के तहत अपराधों में। दूसरा दिया आईपीसी तथा विशेष विधि के तहत अपराधों में। तीसरा दिया है आईपीसी, विशेष विधि तथा स्थानीय विधि के तहत अपराधों में। और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों बातें रहें, उसी ऑप्शन को आपको सही मारना है। देखिए, पहला ऑप्शन में केवल क्या था? आईपीसी। सेकंड ऑप्शन में आईपीसी और कौन था? विशेष विधि। और थर्ड में कौन था? तीनों। तो जिस ऑप्शन में ये एचजेएस में आया था यूपी में, इसका मतलब ये हुआ। अब आइए आगे बढ़ा जाए, एक एक को समझाना है। आईपीसी में जो अपराध हो, तो आईपीसी में जो ऑफेंस की शुरुआत होगी, हम बताएंगे, इसके वजह अभी चैप्टर समय लगेगा, 107 से होगी। और जो पनिशमेंट की शुरुआत होगी सेक्शन 109। तो कम से कम नए लोग एक लाइन तो याद रखिए कि आईपीसी में अपराध का प्रारंभ किस धारा से? 107 से। और सजा का प्रारंभ की धारा से 109। कम से कम इतना तो याद रखिए, शुरुआती दौर में नए लोग। अब विशेष विधि क्या होती है, अब इसको देखा जाए। विशेष विधि या स्पेशल लॉ की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 41 में दी गई है। स्पेशल लॉ का मतलब कि जो किसी विशेष विषय पर यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट पर बना हो। जैसे में दो चार स्पेशल, जैसे कि आपका एससी एसटी के प्रति अत्याचार के लिए एससी एसटी एक्ट बन गया, ये स्पेशल कानून है। पास्को एक्ट स्पेशल कानून है। जुनाइल जस्टिस है जो बालकों के लिए बना। डावरी, जो डावरी वाला कानून है वह स्पेशल कानून है। महिला डोमेस्टिक वायलेंस बन गया, वह स्पेशल कानून है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी विशेष विषय पर कानून बनाया जाता है, जैसे बिहार में शराबबंदी हो गई, तो केवल शराब के लिए बना है, तो आपका स्पेशल लॉ है। क्यों? क्योंकि वह विशिष्ट विषय पर बनाया गया है। अब आईपीसी स्पेशल लॉ नहीं है, मैं बता दूं। आईपीसी एक जनरल लॉ है जो आपका कहा जाता है भानुमति का पिटारा बटोरती है, यानी कि एक ही विषय से संबंधित अपराध नहीं बताती, कई विषयों से संबंधित अपराध अपने में क्या करती है? समाहित। तो आईपीसी भाई कैसा लॉ है पूछ ले तो साधारण मारिएगा, ये हम नहीं बता रहे हैं अपने मन से। ये आईपीसी में प्रियम्बल एक लाइन लिखा है, कम से कम शुरुआती दौर में धारा 1 से पहले एक उद्देश्य क्या लिखे उसी में लिखा गया है। तो ये आपका अच्छे स्पेशल। लोकल लॉ का मतलब हुआ कि ऐसा कानून जो पूरे भारत में लागू नहीं है, तो केवल प्रयागराज के लिए बन गया, तो लोकल लॉ।
केवल यूपी के लिए बन गया तो लोकल लॉ, और आपका जैसे कि अर्बन प्लानिंग चल ही रहा है और तो जो पहला पीरियड इसके पहले चला वो भी कौन सा कानून है, लोकल लॉ, क्योंकि ये कानून केवल कहाँ लागू है, यूपी में। अब आगे बढ़ा जाए इसको भाई, तो आपका कॉन्सेप्ट बनाया गया और किन अपराधों में, यानी कि SC/ST एक्ट हो, आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट हो, सभी अपराधों में, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, जितने भी अपराध हैं ये सभी अपराधों में 76 से लेकर 106 तक का बचाव अभियुक्त ले सकता है। बस एक लाइन इसका मतलब ये हुआ। अब आगे बढ़ा जाए, आगे जो आपको पढ़ा जाता है वह ये पढ़ा जाता है, कह सकते हैं कि जो सेक्शन है उनको एक बार दिमाग में बैठाया जाता है। तो आधा घंटा में ये करना है कि 76 से लेकर और 106 तक में जो सेक्शन है उसमें बातें हैं और जो लीडिंग केस हैं कम से कम उसको दिमाग में एक बार भूमिका में बैठा लिया जाता है। उसके बाद से आपका डिटेल में शुरू किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं पहले 76 से लेकर 95। डिटेल में कल से बताया जाएगा भाई, क्योंकि एक बार ब्रीफ करना जरूरी रहता है। 76 से लेकर 95 तक ये सामान्य बचाव हैं, जनरल डिफेंस हैं, और इसमें बचाव का आधार ही ये है, बेस ये है कि एक्ट्रेस रिया तो होती हैं लेकिन मेंस रिया का अभाव होता है। इसमें आपका तो कौन कौन सी धाराएं किससे रिलेटेड हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम आज प्रयास करिए कि 31 धाराओं में से 20 धारा तो हम पढ़ा रहे हैं तो रट्टा मारिए, और कोई उपाय नहीं है। इधर रट्टा मारना ही होगा और निश्चित तौर पे क्वेश्चन 4-5 बनते हैं। तो आपका पहला जो है आपका 76 और 79, इसको एक साथ देखा जाता है। 76 और 79 में एक बात है कि विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ, एक्सक्यूज या क्षम्य नहीं है, लेकिन जो मिस्टेक का फैक्ट होता है, जो तथ्य की भूल होती है, वह क्षमा प्रदान करती है। इसका मतलब ये हुआ कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, जबकि तथ्य की भूल क्षम्य है। ये किन धाराओं में ये सिद्धांत समाहित है, तो 2 सेक्शन मार्क कर जाइएगा, 76 और 79। अब आपका जो क्वेश्चन यूपी एपीओ में बना इसी हेडिंग पर ही बन गया। हेडिंग पर ये बना कि तथ्य की भूल क्षम्य है, ये किस सेक्शन में है। तो आपका दे दिया 77, 78, 79, इनमें से कोई नहीं। तो कौन मार्क कराएंगे? मैं फिर बता रहा हूं, तथ्य की भूल क्षम्य है, मैंने इतना ही दिया था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज है, आपका किस धारा में ये समाहित है, तो 77 दिया एक धारा, एक एक 78 दिया, एक 79 दिया, और नए लोगों को भरमाने के लिए दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो भाई 2 धारा मैं बताया, कौन कौन, 76 और कौन सी 79। तो जब दोनों धाराएं न मिले तो क्या खोजना है, एक, और वो भी न मिले तब क्या मारना है, इनमें से कोई नहीं। तो एक सेक्शन तो मिल ही रहा है, कौन सा, 79। तो 79 ये एपीओ में आ चुका है। कई लोग इसको पता न क्यों गलत करके आए, जबकि मैं भूमिका में ही इस बात को बता देता हूँ, आगे तो चलेगा डिटेल में। 76 और 79 में फिर देखिए, 76 में आपका लीगल बाउंडेशन है, यानी कि विधिक बाध्यता या विधिक अबाध्यता, और जबकि 79 में विधिक बाध्यता न होकर आपका विधिक न्यायानुमतता है, जस्टिफाई है,
जस्टिफाई, अब दोनों में अंतर इंटरव्यू में पूछा गया है। तो विधिक बाध्यता को कहाँ बचाव दिया गया है? 76 में। और विधिक न्यायानुमतता को कहाँ बचाव दिया गया है? 79। अब दोनों में एक एक लाइन कंसेप्ट बनाइए। कंसेप्ट ये बनाना है कि विधिक बाध्यता का मतलब ये हुआ कि कानून द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक सैनिक है, उसके वरिष्ठ अधिकारी ने आदेशित किया कि गोली चलाओ, तो सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश को मानने के लिए कानूनन क्या है? बात। तो अगर सैनिक गोली चला दिया और 200-400 लोगों को मार दिया या 2-4 लोगों को, तो सैनिक ने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं किया। कौन सी धारा? 76। अब देखिए क्वेश्चन फिर एक आइए। मैंने ये डायरेक्ट ये जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, यही उदाहरण आपका जे में आया था और पूछा था कि किस सेक्शन का उदाहरण है। तो कौन सा सेक्शन हम विधिक बाध्यता पर बता रहे हैं? 76। और आप देख सकते हैं बेयर एक्ट में पहला उदाहरण यही है। ये विधिक बाध्यता हुई। अब आइए 79 देखा जाए। विधिक न्यायानुमतता को थोड़ा समझिए नए लोग। विधिक न्यायानुमतता का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति कानूनन उस कार्य को करने के लिए बाउंड नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्ति कर ही देता है तो कानून उसकी पीठ थपथपाता है कि तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया। फिर एक बार समझिए। विधिक न्यायानुमतता का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कानूनन किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर उस बात को वह कर देता है, तो कानून ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है। अर्थात कानून ये कहता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। जैसे उदाहरण के रूप में अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन भी द्वारा बाध्य है? पुलिस। तो क्या आम जनता भी बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है? तो आम जनता बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आम जनता अपराधी को गिरफ्तार ही कर लेती है, तो क्या कोई अपराध कर दी आम जनता? नहीं। तो कौन सी धारा आम जनता को बचाव देती है कि तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया? तो आईपीसी की कौन सी धारा? 79। ये अब इसके बाद आपका जो 76 से आगे बढ़ा जाए, आपका 78 और 79 आपका न्यायिक कार्य को 78 बचाव देगी और कार्यपालकीय कार्य को न्यायिक कार्य को 77 बचाव देगी और कार्यपालकीय कार्य को 78। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका, एक दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अभी बिहार में भी बना, यूपी में भी बना, और अभी आपका उत्तराखंड में भी कोरिलेट करके मैं बताऊंगा वो भी बना था। अब देखिए इसमें न्यायिक कार्य का मतलब क्या हुआ। तो एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक आपका सत्र न्यायालय है और सत्र न्यायालय ने एक अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया। तो अगर सत्र न्यायालय ने किसी अपराधी को फांसी की सजा दे दी है, तो क्या न्यायाधीश के खिलाफ ही मुकदमा कर दिया जाएगा? नहीं। तो न्यायाधीश कौन सी धारा में बच जाएंगे निर्णय देकर? 77। अब आइए अगला क्वेश्चन। न्यायाधीश तो खुद जाकर फांसी पर लटकाता नहीं, लटकाता आपका कह सकते हैं जल्लाद हैं। तो न्यायाधीश के निर्णय का कौन पालन किया है? जल्लाद। तो जल्लाद को भी तो बचाव चाहिए, तो जल्लाद को बचाव देती है धारा 78। यानी कि न्यायाधीश जो निर्णय दिया वो भी बचाव का हकदार होगा। 77। और डायरेक्ट यूपी, एपी और बिहार में जल्लाद पूछा गया था
78 मार्क। हाँ, अभी असल बात समय थोड़ा नहीं मिल पाया है, पेपर आदमी पढ़ नहीं पाया। अब लोग जो बता रहे हैं आपका, अभी हम भी पेपर है भाई पढ़ लेंगे, अब रविवार को ही पढ़ पाएंगे पूरा, क्योंकि समय थोड़ा इस समय 2-4 दिन व्यस्तता है, तो हम भी भाई उत्तराखंड का पेपर पूरा पढ़े नहीं, 10 क्वेश्चन देखे, फिर तैयार भी करना रहता है भाई पढ़ाने के लिए, थोड़े हैं कि मंच पर आ जाइए। जैसे कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, तो आपका जब शूटिंग होती है उसके पहले दिन भर डेमो चलता है, एक सीन 200 बार किया जाएगा, जब तक कि ओके ना हो जाए तब तक फाइनल नहीं। तो पहले डेमो दीजिए और उसके बाद क्या करिए, आपका सीन लिया जाता है, यानी कि 2 मिनट के सीन के लिए हो सकता है 10 दिन लग जाए फिल्मों में, इसीलिए साल भर 1.5 साल लग जाता है फिल्म बनाने में। तो आपका चलिए आया ही था, यानी कि तीनों में आ गया, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, आगे भी आने का पूरा चांस है। तो सेक्शन तो रटिए, कौन सा सेक्शन है, 77 की 78? 78। अब आइए, अब इसी में उत्तराखंड फिर पूछ दिया कि जब फांसी की सजा दी जाएगी, यानी कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो कहाँ लिखा गया है कि निर्णय में ये लिखा जाएगा कि तब तक इसे गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए। तो मैं खूब रटवाया था, 354 का कौन सा क्लास, 5 भाई। हाँ, ये कोई नहीं कह सकता कि सर 10 बार मैं बताया था, आपका 53 आईपीसी बताते समय भी मैं बताया था, और केस भी मैं बताया था कि ढंग पर कौन सा केस है, दीना उर्फ दीन दयाल। भाई आगे की तैयारी भी रखिए, नहीं कि जो बीत गई वो बात गई। अब अगले आपका यूपी एपीओ आने वाला है जे, अब इसमें जो उत्तराखंड में गलतियां 2-4 हुई हैं, इसमें क्या कर लेना है, पूरी तरह समय सुधार लेना है। अगला देखिए, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आपका 79 बता ही दिया, विधिक न्याय अनुमतता। 80 में दुर्घटना या दुर्भाग्य की प्रतिरक्षा है, तो 80 में दुर्घटना या दुर्भाग्य है। 81 में निषेष्टि या आवश्यकता है, 81 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती। मैक्सिम भी बना है यूपीजे में। और एक लीडिंग केस आप याद रखिएगा, आर वर्सेज डडले एवं स्टीफेन, ये BHULLM में पिछली बार बना था और आपका कई जगह बना है। इसमें आपका आर वर्सेज डडले एवं स्टीफेन का केस, और यू आपका जज का नाम भी पूछा गया है, कोलरिज। तो आगे बताया जाएगा। इसके बाद आपका 82 आता है, पिछली बार यूपी एपीओ में बना, डोली इनकैपेक्स, अक्षम गुड़िया, अपराध करने में अक्षम। तो यहाँ दी गई है डोली इनकैपेक्स 82 में, कितने साल से कम का बच्चा अपराध करने में अक्षम माना जाएगा, तो जिसकी एज 7 वर्ष से क्या हो, कम। और डोली कैपेक्स यानी कि सक्षम गुड़िया 83 में है, 7 वर्ष से अधिक का बच्चा किंतु 12 से कम, समझदारी देखी जाएगी। इसके बाद आपका 84 आता है, अनसाउंड माइंड आ ही गया था उत्तराखंड में, फिर आया था आपका उत्तराखंड में आ ही गया था कि जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर उस समय अनसाउंड माइंड था और चित्त विकृत के कारण कार्य के परिणाम, प्रकृति या इत्यादि नहीं समझ पाया, तो वह बचाव का हकदार होगा। केस याद रखिएगा, मैकनाटन का केस है और जस्टिस टिंडले। कौन सा केस मैंने पागलपन पर है, मैकनाटन। जज का नाम भी याद करना पड़ेगा, टिंडले, टिंडा टिंडा टिंडा। तो कौन से जज थे, टिंडले। इसके बाद आपका देखिए, आपका कल ही कंसेप्ट थोड़ा बताया गया था, फिर हम बता दें, बस 2-2 लाइन सेक्शन याद करवाना, अभी आपका मैंने बताना नहीं है डिटेल में। कल से 76, 2 दिन हो सकता है एक लेक्चर पूरा 76 और 79 में लगे, क्योंकि उसमें तमाम टेक्निकल बातें हैं। तो फिर एक बार देखिए, 84 में हमने बताया था कि मस्तिष्क में दोष उत्पन्न हो गया,
और जिस समय वह अपराध कर रहा था उसका मस्तिष्क काम ही नहीं किया और अपराध कर बैठा, तो 84 बचाव देगी। लेकिन यही मस्तिष्क में दोष अगर नशे के कारण हुआ है, ड्रिंक इत्यादि के कारण हुआ है और उस समय अपराध कर रहा है, तो 84 के ही नियम को स्पेशलाइज किया गया है किन धाराओं में, 85 और 86। 85 से खूब क्वेश्चन बनता है। अनैच्छिक मतत्ता, अनैच्छिक माने इच्छा के विरुद्ध। अब इच्छा के विरुद्ध का मतलब आ जाइए, जैसे कि आपका रामायण में भी एक उदाहरण दे दिया जाए कुंभकर्ण का। मैं देख रहा हूँ लोग पीछे वाले भाई वो भी है ना, उदाहरण बीच बीच में दिया जाएगा। आपका उदाहरण थोड़ा कम कर दिया गया है इस समय, लेकिन बीच बीच में आपका दिया जाएगा। देखिए कुंभकर्ण जब उस नींद में सो रहा था तो भाई रावण को लगा कि अब इसे नींद से जगाना चाहिए। जैसे कि कई लोग उत्तराखंड फार्म डालकर सो रहे थे और आपका सोते रह गए, और जब एग्जाम हो गया तब उनको लगा कि अब यूपी आने वाली है, अब कुंभकर्ण नींद क्या करनी चाहिए, तोड़ देनी। तो देखिए शाम को बरसाती मेढक का बरसात की तरह कोचिंग में आना शुरू हो गए हैं। यानी कि सुबह तो खैर नए लोग ज्यादा आते हैं, एक दो ही पुराने लोग आते हैं, लेकिन शाम को देखिए तो सब आपका जो राण साण सन्यासी रहते हैं सब आ जाते हैं। मना भी किया जाएगा तो भाई आएंगे और बाहर बैठ जाएंगे, भाई ऑनलाइन चल रहा है आप घर पर पढ़िए, लेकिन वो मानने वाले नहीं है, कह रहे हैं कि बस आपकी हमें आवाज सुननी है, चेहरे से कोई मतलब नहीं है। तो भाई इतिहास गवाह है कि पिछले एपीओ में आपका बहुत माने भीड़ होती थी और आपका वहाँ ये माने जो नल वल लगा है वहां तक लोग मैंने रिकॉर्ड रहा कि 70-70 80-80 लोग बाइक पर बैठकर खड़ा होकर पढ़ते थे और लाउड स्पीकर दो दो बाहर भी लगा था, और इसीलिए यहाँ कुर्सी भी लगाई गई है कि कोई बाहर बैठे नल तक तो दिखाई दे, नहीं तो उधर से भी आदमी बीच से ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम भी किनारे हो गए हैं। देखिए आगे बढ़ा जाए इसको, तो 85 में अनैच्छिक मतत्ता, ये कुंभकर्ण वाली धारा है, लिखिएगा ना कुंभकर्ण, या नहीं कि लिख दीजिए, समझाने के लिए बताया जा रहा है उदाहरण। जैसे कि कुंभकर्ण को जगाया गया बीच में, तो जब जगा तो अपने भाई रावण से पूछा कि इस बीच में हमारी नीयत क्यों खराब किए हो। तो रावण ने कहा कि हम राम की भार्या यानी कि पत्नी सीता का हरण यानी कि अपहरण कर लाए हैं और वह आ गया है, चढ़ाई कर दिया है, युद्ध लड़ा जा रहा है, चलो युद्ध लड़ो। तो आपका कुंभकर्ण ने कहा कि भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया, समझा, और कहा कि अभी भी वक्त है, पत्नी का किसी के हरण करना नित्य के विरुद्ध है, आप वापस कर दीजिए। तो रावण ने कहा कि ये भाई हैं और भाई सठिया गया है। तो सठियाना जान रहे कि नहीं आप, नहीं है भाई, सठिया गया न मैं तो पूछ लीजिए, 2-4 दिन लगेगा। भाई नए लोग, भाई नए लोग के लिए आ जा रहा है कि न समझ में आए तो एक बार इशारा करिए, शब्द का आसान अर्थ बता दिया जाए। जैसे एक आपका आती हैं, अब ये आगे तो अभी तो इनको भाई शुरुआती दौर में शब्द ही नहीं समझ में आ रहा था, अब तो बहुत तेज पकड़ने लगी हैं, यानी कि अब हर एक शब्द समझ लेती हैं और उसका अर्थ भी बता देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो धीरे धीरे आ जाएगा, 1 माह 15 दिन में। तो फिर आगे देखिए, अब भाई भाई हैं, ये सठिया गया, इसको खूब जबरदस्ती शराब मांस पिलाओ खिलाओ, और जब इस इतना खा पी लेगा कि होशो हवास में नहीं रहेगा, यानी कि इसका मस्तिष्क अपने बस में, तो वही 85 है, तब जो भी करेगा, तो ऐसी दशा में जो भी अपराध व्यक्ति करेगा वह क्षम्य होगा। लेकिन अगर स्वेच्छा से नशा किया है तो उसमें सीमित बचाव है 86 में। तो सेक्शन यूपीजे में लगातार एपीओ में आता है अनैच्छिक मतत्ता 85, पहले जबरदस्ती वाला याद रखिए, और स्वैच्छिक मतत्ता 86। अब आइए 87 से लेकर 92 तक की जो धाराएं हैं ये कंसेंट से संबंधित है, सम्मति।
अब इसको भी अच्छे से जानिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पिछली बार यूपीजे में ये बना, वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती, ये किस सेक्शन में सिद्धांत है? तो 87। अब यानी कि सम्मत आगे बताया जाएगा डिटेल में, वो तो भाई संभव नहीं है दो दो लाइन बताना, वो तो आपका सेक्शन बताया जा रहा है कि किस सेक्शन में क्या है, बस इतना जानिए मैक्सिम क्या है। अभी ज़्यादा तो आपका डिटेल में चलेगा ही, एक बार पूरा सेक्शन बता दिया जाए। तो 87 में मैक्सिम है। 88 आपका बहुत पूछी जाती है कि चिकित्सकों को कौन सी धारा बचाव देती है, डॉक्टरों को कौन सी धारा बचाव देती है? तो 88 मार्क कराइएगा। कौन सी धारा? 88। देखिए, एक आदमी एक डॉक्टर है, डॉक्टर समझ रहा है कि इनका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर को ज्ञान है कि ऑपरेशन करने से ये मर जाएगा, लेकिन आशय नहीं है कि ऑपरेशन करके मार दिया जाए। वह व्यक्ति सम्मति देता है कि हमारा ऑपरेशन करिए, ऑपरेशन के दौरान मरीज मर जाता है, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर ने मरीज की सम्मति से ही मारने का इरादा न रखते हुए ऑपरेशन किया। तो कौन सा सेक्शन रट कर जाइएगा? 88। इसके बाद 89 है, फिर आपका 90 है। 90 से भी क्वेश्चन बनता है कि कब कंसेंट या सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। 90 में है। 91 से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जो सम्मत से ही किए जाएं, लेकिन सम्मति या रजामंदी कोई बचाव नहीं देगी। देखिए, दो तीन अपराध, रजामंदी कोई बचाव नहीं देगी। कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे गर्भपात। जो गर्भपात होता है अगर स्त्री की सम्मत से भी किया जाए तो अपराध है और बचाव नहीं है। जैसे बाइगेमी है, अगर पहली पत्नी की रजामंदी से ही आप दूसरी माने विवाह करते हैं दूसरा, फिर भी आप सजा के हकदार होंगे, क्योंकि इसमें भी कंसेंट कोई बचाव नहीं। इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस हो गया, यानी कि लोक उपताप हो गया, जो सबसे अच्छा उदाहरण आपका कंसेंट का दिया जाए, हो गया। हाँ, दुराचार के मामले में भी भाई, दुराचार के मामले में भी कंसेंट बहुत महत्वपूर्ण आपका होता है। अगर लड़की की एज 18 ईयर से कम है तो उसकी सम्मति कोई बचाव अभियुक्त को नहीं देगी। याद रखिए, कितने से कम? 18 से, क्योंकि आपका आगे बताया जाएगा। तो 91 और इसके बाद आइए 92। 92 आपका इमरजेंसी वाली धारा है, आपातकाल वाली धारा है, यानी कि ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है जहां की सम्मति लेना संभव नहीं है। अब एक कंडीशन बनाइए आप लोग भी, जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक व्यक्ति घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा बिगड़ैल निकला, अनकंट्रोल हो गया। तो आप लोग वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पर हैं घोड़ा के बारे में, जाकर देखेंगे कि बिगड़ैल घोड़ा, तो आप देखेंगे उसमें तमाम लोग वीडियो भेजते रहते हैं, आपका किसको किसको मना किया जाए। तो वहीं आल हमारा ही मोबाइल हैंग कर जाता है। अब खोलिए तो 400-500 व्हाट्सएप पर मैसेज, अब किनको किनको मना किया जाए। तो ऐप पर भी भेजते थे लोग, तो मना किया गया, कुछ दिन चैटिंग वाला ऑप्शन है बंद कर दिया गया, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। तो फिर जब बदमाशी करेंगे लोग, बंद कर दिया जाएगा सिस्टम से। उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो यहाँ से उनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए 1 सेकेंड में। तो फिर एक बार देखिए, आप लोग भी आप लाइव पढ़िए तो ज़्यादा कमेंट ना करिए, क्योंकि वहाँ पूछेंगे क्वेश्चन तब भी कोई बताने वाला नहीं, हम देख थोड़े रहे कि कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप भाई, तो आगे बढ़ा जाए इसमें आपका 92 में एक अच्छा उदाहरण, एक व्यक्ति घोड़े से जा रहा था, घोड़ा बिगड़ैल निकला और दुलत्ती मने कह सकते हैं बिगड़ैल निकला, पीठ से गिरा दिया, वह व्यक्ति मूर्छित हो गया,
लोग आए, उसको अस्पताल पहुंचाए, डॉक्टर देख रहा है कि न ये सम्मति दे सकता है ऑपरेशन की, न इसके गार्जियन है, और अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर डॉक्टर उसका जीवन बचाने के लिए बिना सहमत के ही ऑपरेशन कर देते हैं और वह व्यक्ति मर जाता है, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। तो आपातकाल से निपटने के लिए कौन सी धारा बनी है? 92, सम्मत के बिना का। इसके बाद 93 से भी क्वेश्चन बनता है, संसूचना, कम्युनिकेशन, यानी कि अगर ए बी से कहता है कि एक डॉक्टर का उदाहरण लिया जाए, अगर कोई डॉक्टर है मरीज से कहता है कि 3 दिन बाद तुम मर जाओगे, और मरीज तुरंत मर गया, हार्ट अटैक हो गया सूचना पाकर, तो ऐसी दशा में अगर डॉक्टर ने सद्भावना पूर्वक सूचना दी है तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। आइए 94 देखा जाए। 94 भी पूछी जाती है, विवशता या मजबूरी या भयभीत किया गया हो। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन 94 से बनता है कि देखिए, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। फिर एक बार जो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक लाइन याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को भयभीत किया गया और भयभीत के कारण वह कार्य करने के लिए मजबूर हो गया है, तो भय तभी उसे बचाव देगा। जो भय की मात्रा हो वहीं अटैक करना है, तत्काल मृत्यु का भय। यानी कि जो भय की मात्रा हो वो जरूर याद रखिए, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, किसका भय दिखाया गया हो? तत्काल मृत्यु का। अब देखिए, दो मैं मॉडल बता रहा हूं जहां गलती होगी। एक लुटेरों का गैंग है, एक लुहार को पकड़ता है, मृत्यु का भय दिखाता है और कहता है कि चल कर तिजोरी का ताला तोड़ो। लुहार ताला तोड़ देता है, तो लुहार ने कोई अपराध किया कि नहीं किया? किया। देखिए कहाँ आप मिस मैंने करेंगे। मैंने फिर बताया कि जो भय हो वह मृत्यु का हो, और केवल मृत्यु का नहीं, एक शब्द और मैं जोड़ा था, किसका? तत्काल। और इस उदाहरण में मैंने एक शब्द मिस किया था, कौन सा? तत्काल। तो तत्काल मिस कर दिया तो बचाव नहीं मिलेगा। अब यही क्वेश्चन फिर से एक बार हम दूसरे एंगल से रिपीट कर रहे हैं कि एक डकैतों का ग्रुप है, एक लुहार को पकड़ता है, तत्काल मृत्यु की धमकी देता है और कहता है कि ताला तोड़ो तिजोरी का। लुहार ताला तोड़ देता है। लुहार ने कौन सा अपराध किया? कोई नहीं, क्योंकि मृत्यु का भय किसका था? तत्काल। तो भी याद रखिए ये कंसेप्चुअल। 95, तुच्छ कार्य, यानी कि छोटे छोटे कार्यों पर कानून ध्यान नहीं देता। पिछली बार आया भी था, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। कौन सी धारा? 95। इसके बाद 96 से लेकर 106 आया जाए। ये प्राइवेट डिफेंस है। उदाहरण कल बताया गया था आपका, कह सकते हैं एक अच्छा आपका सांप वाला। अब बार बार उदाहरण न बताया जाए। 90, इसमें बचाव का आधार मैं बता रहा था कि कार्य का जस्टिफाई होना, यानी कि व्यक्ति न्यायालय में ये कहता है कि हजूर अगर हमारी कंडीशन में आप भी रहते तो वही करते जो मैंने किया, अतः मुझे बचाव दिया जाए। तो 96 से लेकर शुरू किया जाए। 96 एक घोषणात्मक धारा है जो केवल इतना बताती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई भी बात अपराध नहीं होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई अपराध करता भी है तो 96 बताती है एक लाइन कि वह बात अपराध नहीं मानी जाए। अब 97 आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार बताती है कि स्वयं के शरीर को बचाइए, दूसरे के भी शरीर को और स्वयं की संपत्ति को
और दूसरों के भी, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बचाना है, अपने को कि दूसरे को कि दोनों को? कौन सी धारा? 97। 98 भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार ही करती है। पिछली बार आया भी था, इस पर तो मेंस में भी समस्या बना है। देखिए ध्यान से भाई, एक आपका दो उदाहरण पहले हम बताते हैं। एक आपका आईपीसी की धारा 82 में और दूसरा उदाहरण आईपीसी की धारा 84 में। अच्छे से देखिएगा। 82 अभी हमने बताया कि अगर कोई बालक है, शिशु है और 7 वर्ष से उसकी कम एज है, उस दौरान वह अपराध करता है तो वह दंड का भागी नहीं होगा। अब आइए, बालक से अपराध कराइए। ए एक 6 वर्षीय बालक है और बी पर पिस्टल तान दिया है। अब बी को अब आशंका हो गई कि ये बालक क्या करेगा, टिगर दबा ही देगा। तो बी अपने बचाव में किसको मार दिया, बालक को। अब ध्यान में ये रखना है कि अगर बालक टिगर दबा देता और बी मर जाता तो बालक किसमें बचता, 82। और बी अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में बालक को मार दिया। यानी कि जिन व्यक्तियों का कार्य अपराध नहीं माना गया है उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी। ये हम नहीं बता रहे हैं, कौन सा सेक्शन बता रहा है, 98। एक पागल वाला उदाहरण देखिए। अगर पागल किसी को मार देता है तो वह बच जाएगा 84 में, और पागल से अपने को बचाने के लिए आपने पागल को मार दिया तो कानून आपको भी बचाव देता है, किस धारा में, 98। यानी कि पागल आपको दौड़ा रहा है और ईंट पत्थर मार दिया तो पागल तो दंडित नहीं होगा, किस धारा में, 84। और आप अपने बचाव के लिए पागल को मार दिए तो आप भी बचे जाएंगे, किस धारा में, 98। अब 99 आ जाइए। प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमा बताती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अनियंत्रित अधिकार नहीं है। और सीमा कहाँ बताई गई है, 99। पूछा गया प्री में भी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमा कहाँ बताई गई है, तो 99 में बताई गई है। अब आपका पूरा तो नहीं, एक पॉइंट जरूर याद रखा जाएगा। 2 पॉइंट वहां अटैक ज्यादा करते हैं। एक जो स्वर्ण तराजू होता है वह पूछा जाता है कि माने प्राइवेट प्रतिरक्षा में उतने ही बल का प्रयोग करिए जितना कि आपको अपने बचाव के लिए या समाज के बचाव के लिए आवश्यक है। अधिक बल का प्रयोग न किया जाए। अब कितने बल का प्रयोग किया जाए, क्या कोई सोने का तराजू है कि व्यक्ति वहां तौले, तो व्यक्ति तौलने के लिए बाध्य नहीं है। तो यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितने बल का प्रयोग किया जाए इसकी माप स्वर्ण तराजू पर नहीं की जा सकती। इसका मतलब आगे और बताया जाएगा। केस भी याद रखना पड़ेगा इसमें 3-4। और ये गोल्ड जो स्वर्ण तराजू है काफी पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए भाई, आपका कॉन्सेप्ट फिर 99 का सामान्य नियम ये है कि राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के जान तथा माल की रक्षा करे, यानी कि शरीर तथा संपत्ति की रक्षा करे। लेकिन हुदा महोदय स्पष्ट बता रहे हैं, अभी BHULL में आया भी था कि किसने कहा, तो हुदा ने कहा। हुदा महोदय स्पष्ट बता रहे हैं कि राज्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही पुलिस क्यों न अपने माने राज्य में भर्ती कर ले, ये संभव ही नहीं है कि प्रत्येक अपराधी के पैरों तले वह पुलिस खड़ी कर सके। बताइए हो। बैठिए, अभी 2 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए भाई।
ये संभव ही नहीं है कि प्रत्येक अपराधी के पैरों तले वह पुलिस खड़ा कर सके। अतः ऐसी दशा में व्यक्तियों को ये हक है कि जहां पुलिस मौजूद नहीं है आपके बचाव के लिए, तो राज्य आपको, कानून आपको अधिकार देता है कि आप अपने बचाव के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। तो क्या सब कुछ में जान से भी मार सकते हैं, बचाव में मार सकते हैं। और वही धाराएं अब चलेंगी, आपका 100 चलेगा, 101 और 102। देखिए धारा में 7 कंडीशन, याद रखिएगा कितनी कंडीशन, 7। धारा 100 में 7 ऐसी दशाएं दी गई हैं जहां की कोई व्यक्ति स्वयं की प्रतिरक्षा, समाज की प्रतिरक्षा के लिए अपराधी की मृत्यु कारित कर सकता है। तो बताइए, अभी पिछली बार पूछा गया था बिहार में भी और यूपी में भी कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार किस धारा में समाहित है? 100। कितनी कंडीशन में? 7। अब आगे बताया जाएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन इतना तो याद रखे, धारा 100 किसकी प्रतिरक्षा? शरीर की। कितनी कंडीशन? 7। अब शरीर की प्रतिरक्षा में 7 कंडीशन नहीं है, तो भाई मृत्यु कारित न करिए, हाथ पैर भले तोड़ दीजिए। 101 और 102 कब ये अधिकार शुरू होगा और कब समाप्त होगा? अब आइए 103, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु किस सेक्शन के तहत कारित की जा सकती है? 103। 4 आपके कंडीशन दिए गए हैं। कितने कंडीशन? 4। तो भाई याद रखिए, यूपी में जो पूछा गया था कि किन किन धाराओं के तहत मृत्यु प्राइवेट प्रतिरक्षा में कारित की जा सकती है, 100 103 दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइए। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किस धारा में? 100 में। संपत्ति के बचाव के लिए किस धारा में? 103। इसके बाद लास्ट 106, प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो सबसे सशक्त धारा है, सबसे मजबूत धारा है, सबसे ताकतवर धारा है, वह धारा है 106। तो क्वेश्चन ये बना है, मेंस में भी 2 बार आ चुका है, प्री में भी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किसी निर्दोष को भी मारकर अपने को बचाया जा सकता है, किस धारा में? 106। सबसे ताकतवर धारा है। देखिए क्या कहती हैं, एक उदाहरण हम, ये एक व्यक्ति है, ध्यान समझिएगा, और इसको लोगों ने घेर रखा है लाठी डंडा बल्लम फरसा गणासा लेकर, और भीड़ आगे आगे इसके क्या कर रही हैं? बढ़ रहे। भीड़ के आगे जो छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं, 6 साल के 5 साल के, यानी कि पीछे भीड़ है और आगे कौन है? बच्चे हैं, छोटे छोटे, जो आपका 6 साल के हैं। तो भाई बच्चे रहते हैं, भीड़ होती है, तो सोचते हैं कि क्या हुआ, बौखलाए हुए निकलते हैं और दौड़ते हुए भी जाते हैं, ये नहीं कि धीरे जाएंगे। क्या हुआ, अब ये देख रहा है कि भाई भीड़ से हमें बचाना है, अगर मैं भीड़ पर गोली चलाता हूं अपने बचाव के लिए, तो हो सकता है ये जो निर्दोष बच्चे हैं 6 साल 5 साल का, इन्हीं को गोली लग जाए। लेकिन अब ये समस्या है कि क्या ए को अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक होगा कि नहीं होगा? अगर ए गोली चला देता है, बच्चा ही कोई मर जाता है, तो किसको ए ने मारकर अपने को बचा लिया? निर्दोष को। तो सबसे दोषी को तो मारा ही जा सकता है 100 103 में, लेकिन 106 में कहती है कि आप किसी निर्दोष को भी मारकर अपने को क्या कर सकते हैं? बचा। लेकिन ये कंडीशन है कि जब जीवन पर आसन्न खतरा हो। आसन्न खतरा मतलब कि अब सामान्य नहीं, ये कब करेंगे? जब जान का खतरा ही न हो, आसन्न हो, यानी कि अब अगर हमने गोली नहीं चलाई बच्चों पर या किसी पर, तो हमारी जान क्या हो सकती है? जा सकती है, इसके अलावा और कोई विकल्प न होने पर। तो सबसे ताकतवर धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा की कौन हुई? तो 104। किसको मारकर बचा लीजिए?
अपराधी को ही नहीं, किसी। तो इस प्रकार आपका 76 से लेकर और आपका 106 तक क्या क्या धाराओं में दी गई हैं बातें, वो मुख्य रूप से बताई गई। तो कल आपका जो क्लास चलेगा 76 और 79 पढ़ कर आइए। इसके साथ मैं बता दूं भाई कौन कौन धारा पढ़नी है, उसको थोड़ा घर से भी पढ़ कर आइएगा। देखिए आपका 76 पढ़िएगा आईपीसी में, 79 पढ़िएगा। इसके साथ मैं बता दे रहा हूँ सीआरपीसी की धारा 43 पढ़ कर आइएगा, उसको लिख लीजिए, पढ़कर एक बार आइए ताकि अच्छे से समझ में आए। सीआरपीसी की धारा 43 पढ़िएगा, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वह कॉन्ट्रैक्ट की धारा 20, 21, 22। संविदा नियम की धारा जो पढ़नी है 20, 21, 22। कौन सी धारा? 20, 21। हल्का हल्का हम बताएंगे कल, एक एक दो दो लाइन। 20, 21, 22 मिस्टेक के बारे में। इसके बाद जो मिस्टेक के बारे में आपका पढ़ना है वह जो पढ़ना है लिमिटेशन एक्ट यानी कि परिसीमा अधिनियम की धारा 17। परिसीमा नियम की धारा 17 भी हल्का सा पढ़ना है, याद रखिएगा। लिमिटेशन एक्ट की कौन सी धारा? 17। भले न पढ़ कर आइएगा, ये न बैरेक्ट हो तो हम बताएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सीआरपीसी आईपीसी तो कुछ पढ़ेंगे भाई तभी। ये आपका यानी कि कम से कम इसके बाद टाट में हम बताएंगे, टाट में कोई ये नहीं है, मिस्टेक पूछा जाता है। अपकृत्य में हम बताएंगे, पढ़ना होगा तो किताब होगी तो पढ़ कर आइए। लेकिन मैं बता दूं आपका कम से कम कॉन्ट्रैक्ट एक बार हल्का सा देख कर आइएगा क्या लिखा है बैरेट में। इसके बाद सीआरपीसी की कौन सी धारा? 43। और इसके बाद आपका आईपीसी शुरू किया जाएगा, क्योंकि काफी ये थोड़ा हो सकता है कि कठिन है समझना भी, और केस भी 7-8 पढ़ने हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए। इस बार मेंस में आया था 20 नंबर का, बता दिया जाए भाई। जे में आपका ये क्वेश्चन मेंस में आया था इस बार मिस्टेक के बारे में। तो कल क्लास चलेगी भाई आपका